तो हेलो फ्रेंड्स, दिस सी ए सूरज झुंझुनवाला। कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया हो, अपने अपने घरों में रह रहे हो, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान दे रहे हो। और मैं भी बता दूं, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ खुद का ही ऑडिट का सजेस्टेड आंसर्स। नॉट सजेस्टेड आंसर, बेसिकली आंसर शीट। सो मैं कंपेयर करूंगा अपने सजेस्ट आंसर शीट को विद द सजेस्टेड आंसर, एंड वी विल टेक आउट सम गुड पॉइंट्स विच आई डिड वेल, एंड वी विल ऑल्सो टेक सम फीडबैक्स, कंस्ट्रक्टिव पॉइंट्स कुछ लेके जाएंगे, जिसमें हम लोग ये मैं बता दूंगा जो आप इम्प्रूव कर सकते हो इन एग्जामिनेशन। ठीक है? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी एग्ज़ाम आ चुकी है नवंबर 2020 में। सी ए फाइनल, सी ए इंटर दोनों के लिए ये रेलिवेंट है। सी ए एंटर के लिए उतना ज़्यादा कंटेंट वाइज रेलिवेंट नहीं होगा कि जो मैं आंसर्स डिस्कस करूँगा, बट एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव मिल जाएगा कि आपको आंसर कैसे लिखना चाहिए और क्या एग्जामिनर एक्चुअली देखता है कॉपी चेक करने टाइम पे। ठीक है? तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको अपना आंसर सेट दिखा दूँ कैसा दिखता है। सो ये है मेरा आंसर शीट, और मैंने यहाँ पे स्कोर किया। चलो इसका दूसरा व्यू खोलते हैं। सो यहाँ पे मैंने 41 सब्जेक्टिव में स्कोर किया एंड 25 आई हैव स्कोर्ड इन MCQs। अब आगे बढ़ने से पहले एक पर्सपेक्टिव ले लेते हैं कि ऑडिट का पेपर सब्जेक्टिव होता है, दैट इज 70%, एंड ऑब्जेक्टिव होता है, दैट इज 30%। एंड ये ऑब्जेक्टिव इज नथिंग बट MCQ, ये सबको पता है। और सब्जेक्टिव में आपको डिटेल्ड आंसर्स लिखने होते हैं। एग्जाम में आपको मिलते हैं टोटल 3 hours 15 minutes। 3 hours 15 minutes आपको मिलते हैं। और MCQs अच्छे से अटेम्प्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसमें कैश मार्क्स मिल सकता, आप इसको इस मार्क्स हैंड टू हैंड एनकैश कर सकते हो। कैश मार्क्स मतलब अगर आपका करेक्ट है तो 100% मार्क्स, अगर नहीं करेक्ट है तो 0 मार्क्स। कोई इसमें सब्जेक्टिविटी का कोई सवाल नहीं होता। आपको या तो 0 है या तो 100% है। ठीक है? तो अगर आप ये करेक्ट करते हो तो आपके नंबर बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, बहुत ज़्यादा चांसेस है। और अगर आप ट्रेंड देखोगे, चाहे फीडबैक देखोगे, तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता MCQs। ये ऑडिट का स्पेसिफिकली बात करूँ तो ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देखते हैं, आपकी आर्टिकल से की एक्सपीरियंस से भी वो निकल के आता है, और आपने कितने अच्छे से स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग और बाकी चैप्टर्स को, बाकी कंटेंट को कितने अच्छे से पढ़ा है, वो इसमें डिस्कस मतलब उसमें से पूछते हैं। और MCQs अटेम्प्ट करने के लिए एक जनरल टिप बता दूं मैं, तो दैट इज़ बेसिकली आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो इम्पॉर्टेंट है, साथ साथ आप ऑप्शंस को अच्छे से रीड करो, सारे ऑप्शंस को अच्छे से रीड करो। और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका पेशेंस, आपका पेशेंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है MCQs के लिए। नाउ कमिंग बैक टू डिटेल्ड सेक्शन। डिटेल्ड सेक्शन में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ मेमोरी। आपको मगअप करना पड़ेगा, और कोई सॉल्यूशन नहीं है, आपको याद करके तो जाना ही पड़ेगा। उसके साथ साथ इसका बहुत इम्पोर्टेंस है कि आपकी कॉन्सेप्ट कितनी क्लियर है, क्योंकि कहीं भी आपको एग्जामिनर चाहे क्वेश्चंस जो बनेंगे वो ऐसे नहीं बोल देंगे कि सीधा ऐसे 580 लिख दो, चाहे ऐसे 720 लिख दो, चाहे ऐसे 600 लिख दो। वो क्वेश्चंस उसमें फ्रेम करेंगे, उस ऐसे का एप्लीकेशन पार्ट पे फ्रेम करेंगे। तो अनलेस you have a clarity about the concept, you won't be able to attempt that particular question। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। और साथ साथ में मेमोरी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है जिसमें 4 पॉइंट्स किसी ऐसे से आपको उठा के वहाँ पे डालने हैं, तो आपको वो याद भी रहने चाहिए।
ठीक है। तो ये कपल ऑफ थिंग्स थे जो कि एक जनरल टिप थे जो यू हैव टू कैरी व्हेन यू आर राइटिंग द ऑडिट पेपर। नाउ इस पे मैंने एक डिटेल डिस्कशन किया है, डिटेल डिस्कस किया है, बट बहुत ही क्विकली डिस्कस किया है इन 12 मिनट्स। और आप मेरे यूट्यूब चैनल पर विजिट करके उस वीडियो को देख सकते हो जिसमें मैंने बताया पर्टिकुलरली ऑडिट का एग्ज़ाम कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, कैसे आपको उसको यू नो कि स्टार्टिंग टू एंड कैसे लेके जाना चाहिए, क्या क्या आपके प्लानिंग रहना चाहिए, कौन से क्वेश्चंस कब उठाने चाहिए एंड और उसमें मैंने डिस्कस किया। तो वो वीडियो आप पर्टिकुलरली प्लीज़ जाके देखना। ये वीडियो और वो वीडियो काइंड ऑफ कॉम्बो है। उसमें मैंने बताया कि आपका प्लानिंग क्या होना चाहिए पेपर अटेम्प्ट करने के लिए, और इस वीडियो में मैं अपना आंसर शीट्स डिस्कस करूंगा ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपको आंसर्स एक्चुअली कैसे फ्रेम करने चाहिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, सो एक जगह मैंने अपने सजेस्टेड भी यहाँ पे ICIS के वेबसाइट से सजेस्टेड भी यहाँ पे मैंने डाउनलोड करके रखे हुए हैं, और होपफुली यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन। लेट इट बी। अब पहला क्वेश्चन आता है दैट इज ऑन, एक बार रीड थ्रू ही कर लेते हैं। मिस्टर एल वाइल कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ ABC लिमिटेड ऑब्जर्व दैट सब्सटेंशियल अमाउंट इज recognized in respect of obsolescence of inventory warranty obligation in financial statement. Mr. L wants to obtain a written representation from management to determine whether assumptions and estimates are reasonable. Guide Mr. L with reference to relevant standards on auditing. यहाँ पे कोई भी स्टैंडर्ड्स का आपको रेफरेंस नहीं एक्चुअली बताया, बट यू हैव टू अप्लाई एंड देन यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। सो अगर इसको पढ़ो तो आपको ये बोला गया है इस क्वेश्चन में कि आप मिस्टर एल ऑडिटर हो, आपको आपको पता चला एक सिग्निफिकेंट अमाउंट है इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में विथ रिस्पेक्ट टू इन्वेंट्री ऑब्सोलेंस एंड वारंटी ऑब्लिगेशंस। नाउ एज एन ऑडिटर आप चाहते हो कि रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करूं, तो अब आपको बताया गया है एज अ स्टूडेंट आप कैसे गाइड करोगे उस ऑडिटर को, इस ऑडिटर को कैसे गाइड करोगे, किस किस मैटर्स पे आपको रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करना चाहिए। तो अब देखते कि कैसे सजेस्टेड आंसर है। तो सजेस्टेड आंसर में देखोगे तो पहले तो ऐसे 540 का रेलिवेंस दिया हुआ, क्योंकि ऐसे 540 इज रिलेटेड टू एस्टिमेट्स, और जैसे इन्वेंट्री ऑप्शलेंस है चाहे वारंटी ऑब्लिगेशन है दैट इज नथिंग बट एस्टिमेट्स, तो वहाँ पे ऐसे 540 का तो एप्लीकेशन आना ही आना चाहिए। देन आफ्टर क्योंकि रिटन रिप्रेजेंटेशन है तो ऐसे 580 आ जाएगा, और ये दो चीज़ बातें किए हुए हैं, और फिर 4 पॉइंट्स ये दिया हुआ है कि जिस मैटर पे ऑडिटर को रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करना चाहिए। तो ये 4 मैटर क्या बताया है कि अबाउट अप्रोप्रिएटनेस ऑफ मेजरमेंट प्रोसेसेस, ठीक है, इंक्लूडिंग रिलेटेड एजम्पन्स, तो अप्रोप्रिएटनेस एक देखना रहेगा। फिर जो एजम्पन्स यूज किए गए हैं दैट अप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्ट द मैनेजमेंट इंटेंट एंड एबिलिटी, ठीक है, जो एजम्पन्स मैनेजमेंट ने ऑडिट अप्लाई किए हैं वो एजम्पन एक्चुअली में भी मैनेजमेंट का इंटेंट एंड एबिलिटी को रिप्रेजेंट करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है दैट डिस्क्लोजर रिलेटेड टू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स आर कंप्लीट एंड अप्रोप्रिएट, जो भी डिस्क्लोजर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जा रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू दैट इन्वेंट्री ऑप्शलेंस है, वारंटी ऑब्लिगेशंस है, तो इससे रिलेटेड जो भी डिस्क्लोजर्स जाने चाहिए वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ रहे हैं कि नहीं, एंड दैट नो सब्सिक्वेंट इवेंट रिक्वायर्स एनी एडजस्टमेंट, सो कोई भी सब्सिक्वेंट इवेंट ऐसा नहीं हुआ हो जिससे वो जो हमने एस्टिमेट्स ऑलरेडी बनाए हुए थे, जो मैनेजमेंट ने ऑलरेडी जो एस्टिमेट्स बनाए हुए थे उसे जाके रिविजिट करना पड़े। तो ये 4 पॉइंट्स दिए हुए थे, ये 4 पॉइंट्स अब बता दो कि क्या ये 4 पॉइंट्स, ये 4 पॉइंट्स क्या आप रिमेंबर करके जा सकते थे? ये क्या कहीं पे लिखा हुआ है? द आंसर इज नो। आंसर इज नो इसलिए कि आप जितना कंटेंट कैरी करके जाते हो उसमें नहीं आता है। ये मोर ऑफ एप्लीकेशन पार्ट ऑफ क्वेश्चन था रादर देन कि आपका मेमोरी टेक्निक से पूछे, मेमोरी कितना आपको याद है। आपको अब इसके बदले आप कुछ और भी पॉइंट फ्रेम कर सकते हो जो कि अगर आप वो कॉन्सेप्चुअली करेक्ट है तो उसमें आपके नंबर्स नहीं कटेंगे, क्योंकि आप सोच सकते हो कि रिटन रिप्रेजेंटेशन किस किस चीज़ों पे ऑब्टेन करना चाहिए। अब जैसे कि मैनेजमेंट के एजम्पन्स जो यूज़ किए हैं, मैनेजमेंट ने जो एजम्पन्स यूज़ किए हैं
वो वो एजम्पन्स उसके नंबर्स में भी रिफ्लेक्ट होते हैं कि नहीं। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नंबर भी आते हैं कि वारंटी का ऑब्लिगेशंस का नंबर आता है, तो जो कंप्यूटेशन किए हुए हैं और इन्वेंट्री ऑप्शलेंस का जो नंबर आ रहा है, तो जो कंप्यूटेशन हुए हुए वो एज पर द एजम्पन्स हुए हुए हैं कि नहीं, इस पर भी आप WR ले सकते हो। सो ये कुछ बातें हैं जिस पे आप WR ले सकते हो, और इसमें ऐसा नहीं कि आपको एकदम आपको यही 4 पॉइंट आपका बाइबल है। द आंसर इज नो। आप कुछ और भी 4 पॉइंट लेके इसमें नंबर लेके जा सकते थे। ठीक है, तो ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आप सॉरी, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना भी माइंड अप्लाई करो, नॉट ओनली द थिंग्स विच यू कैरी, not only the things which you carry in the examination from your books is relevant। आपको उस टाइम पे भी आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, आपके आर्टिकल्स के एक्सपीरियंस वो सब लगाने पड़ेंगे। ठीक है, सो दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि मैंने क्या किया यहाँ पे। सो अगर मेरे आंसर्स देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मुझे ये 4 पॉइंट्स मैं ये रिलेट नहीं कर पाया था उस समय एग्ज़ाम में कि मुझे ऐसा कुछ 4 पॉइंट लिखना है जो जिस पे ऑडिटर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले सकता है। सो ये मैं कोरिलेट नहीं कर पाया था, जिसके कारण मेरा आंसर इनकम्प्लीट रह गया था। बट आई हैव हाईलाइटेड कपल ऑफ पॉइंट। मैंने एक तो ऐसे 580 को रिलेट करवा दिया कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन से रिलेट करता है, और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इज नॉट ए अप्रोप्रिएट एंड सफिशिएंट एविडेंस। ठीक है, बाई इटसेल्फ अप्रोप्रिएट एंड सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस नहीं होता है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक और पॉइंट लिखे थे कि ऑडिटर अपार्ट फ्रॉम ऑब्टेनिंग रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, यहाँ से देखोगे अगर मिस्टर एल अपार्ट फ्रॉम ऑब्टेनिंग रिटर्न रिप्रेजेंटेशन should also perform own procedures to test the assumptions and estimates। ठीक है, तो ये जो पॉइंट था, ये पॉइंट सजेस्टेड में नहीं था, ये सजेस्टेड में नहीं था, मिसिंग था। बट ये पॉइंट मैंने यूनिक बनाया। ये पॉइंट आप मैंने वहाँ पे कॉमन सेंस लगाया कि वहाँ पे तो सिर्फ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का बात किया हुआ है ऑडिटर, बट क्या रिटर्न रिप्रेजेंटेशन सिर्फ वो 4 पॉइंट्स में अगर आप ऑब्टेन कर लेते, इज दैट सफिशिएंट? द आंसर इज नो। क्यों नहीं सफिशिएंट है? क्योंकि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कभी भी सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होता ही नहीं है। तो ऑडिटर को इन्वेंट्री ऑप्शलेंस पे और वारंटी ऑब्लिगेशन पे अपना खुद का भी प्रोसीजर्स परफॉर्म करना पड़ेगा। सो दैट्स वाई ये पॉइंट मेरे लिए यूनिक बनता है, जिसके लिए मुझे एग्जामिनर ने 1 मार्क दिए हैं। और यहाँ पे मैंने ऐसे 580 को रिलेट करवाया, दैट्स वाई 1 मार्क यहाँ पे भी दिए हुए। तो आउट ऑफ 5 मुझे 2 मार्क्स मिले। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। So if you सेकंड क्वेश्चन कुछ नहीं है यहाँ पे, मैं ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। बोल रहा है कि ऐसे 720 का यहाँ पे चर्चा किया हुआ है। इफ़ यू सी यहाँ पे ऐसे 720 लिखा भी होगा कहीं पे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ऐसे 720। अब क्या होता है कि ऐसे 720 में आपको देखना पड़ता है कि जो भी अदर इन्फॉर्मेशन है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है उसमें कोई इनकन्सिस्टेंसी तो नहीं है। अगर इनकन्सिस्टेंसी है तो ऑडिटर उस इनकन्सिस्टेंसी को रिपोर्ट करता है मैनेजमेंट को और उसको करेक्ट करवाने का कोशिश करता है। दैट इज द ओवर साइट ऑफ दैट एस 720। अब नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि कुछ इनकन्सिस्टेंसी अब अगर ऑडिटर आइडेंटिफाई करता है तो उसे ये देखना पड़ता है कि ऑडिटर शैल इवेलुएट देयर कंसिस्टेंसी, compare the selected amounts and other items in the other information with such other amounts or other items in the financial statements, उसको कंपेयर करना पड़ता। तो ये तो ऑडिट प्रोसीजर्स बता दिया क्वेश्चन ने, और बाद में आके जो एक लाइन में आके क्वेश्चन अपना पाया पलटता है और कुछ और पूछ के चला जाता है। गाइड LMP एसोसिएट्स विथ एग्जाम्पल्स ऑफ अमाउंट्स एंड अदर आइटम्स दैट मे बी इंक्लूडेड इन द अदर इन्फॉर्मेशन विथ रेफरेंस टू SS 720। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ने क्या किया था
यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ये करके चले गए थे, SS720 को रिलेट कर गए और SS720 के ऑडिट प्रोसीजर्स को लिख दिए। बट अगर आप इतना पोर्शन अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको यही लगेगा कि ऑडिट प्रोसीजर्स से रिलेटेड बात कर रहा है। बट अगर आप जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है ना क्वेश्चन का, अगर आप एक्चुअल रिक्वायरमेंट देखोगे क्वेश्चन का, यहाँ पे जो आ रहा है, अगर ये पोर्शन अगर आप देखते हो तो आपको क्लियरली पता चल रहा है कि ये एग्जाम्पल्स की बात कर रहा है। ऐसा एग्जाम्पल्स जो अदर इन्फॉर्मेशन में आ सकता है, अदर इन्फॉर्मेशन में भी आ सकता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी आ सकता है, जो ऑडिटर को चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये भी आपको आंसर बेसिकली आपको डायरेक्टली नहीं मिलेंगे, ये भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, नो डायरेक्ट आंसर। सो फॉर दैट रीज़न आपको यहाँ पे अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लगाना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। आप एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ते हो आर्टिकलशिप के टाइम पे, और आपने इस पे ऑडिट प्रोसीजर्स भी किया होगा, तो एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह में क्या क्या इन्फॉर्मेशंस वगैरह आते हैं वो चीज़ आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसे क्वेश्चंस को रिलेट करो, और ये एक्चुअली आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने ये एग्ज़ाम के टाइम पे ये रिलेट कर पाया था। आई सक्सेसफुली रिलेटेड दिस पार्ट। और लेट मी बी वेरी फ्रैंक, मैंने वीडियोस देखे थे अपने एग्ज़ाम लिखने के बाद, मैंने काफ़ी सारे टीचर्स के जो सजेस्टेड आंसर के वीडियोज आते हैं बिफोर आई से एक्चुअली पब्लिशेस द सजेस्टेड आंसर, वो वीडियोस में भी टीचर्स ने ऑडिट प्रोसीजर से डिस्कस किए थे रादर देन एग्जाम्पल्स ऑफ SS720। तो इसका एक बार सजेस्टेड आंसर देख लेते हैं। देखो सजेस्टेड आंसर क्या है, 720, और यहाँ पे कुछ लिस्ट दिए हुए हैं, ठीक है। तो अब ये कुछ लिस्ट दिए हुए हैं जो आप एक बार पढ़ लेना कि क्या है। आइटम्स ऑफ की फाइनेंशियल रिजल्ट्स, अर्निंग पर शेयर के बारे में हो सकता है, ऑपरेटिंग डेटा कुछ हो सकता है, मेजर सेल्स, ऑपरेटिंग जोग्राफिकल एरियाज वगैरह के बारे में हो सकता है, मेजर लिटिगेशंस, प्रोविजंस, इम्पेयरमेंट, टैक्स एडजस्टमेंट्स। तो ये कुछ एग्जांपल्स दिए हुए जो अदर इन्फॉर्मेशन में भी आ रहा होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी आ रहा होगा, और आपको उन दोनों को टैली करना पड़ेगा। नाउ गोइंग बैक टू माई आंसर, तो यहाँ पे अगर मेरे आंसर में देखोगे तो मैंने क्या लिखा हुआ है, तो मैंने SS720 को पहले लिखा, उसके बाद क्विकली आते हैं कि मैंने क्या लिखा है। मैंने भी एग्जाम्पल्स लिखे हैं, और एग्जाम्पल्स में ईबिटा लिख दिया कि ईबिटा आ सकता है, एवरेज सैलरी पर एम्प्लॉय भी आप कितने बार एनुअल रिपोर्ट में देते हो, और ये इस पे आप जब पेरोल पे आप काम करते हो, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस पे काम करते हो, तब भी आप चेक करते हो कि एवरेज सैलरी क्या था, तो आप मिला सकते हो कि जो अदर इन्फॉर्मेशन में जो अमाउंट आ रहा है और जो आपने ऑडिट प्रोसीजर करके आपने जो अमाउंट आइडेंटिफाई किया वो करेक्ट है कि नहीं। पेमेंट टू डायरेक्टर्स एंड KMP, सेगमेंट वाइज रेवेन्यू एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग रिजल्ट्स, एक्सपेंडिचर ऑन CSR एक्टिविटीज़, ऑपरेटिंग सेक्टर ऑफ द कंपनी, इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू रिलेटेड पार्टीज। तो ये सब मैंने बेसिकली मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई किए जिसके लिए मुझे नंबर मिले हैं, मुझे 3 नंबर मिले हैं, ठीक है। और मैंने काफ़ी हद तक इस आंसर को जस्टिफाई किया। और ये भी देख लेते ये क्वेश्चन था कितने नंबर का, 5 नंबर का था, बट एग्जामिनर ने कहीं पे कंजूसी करके मुझे 3 नंबर तो दिए सेटिस्फैक्टरीली, ठीक है। क्योंकि मैंने कितने पॉइंट्स लिखे हैं, मैंने पॉइंट शायद कम लिखे हैं, 8 पॉइंट नहीं लिखे होंगे, 1 2 3 4 5 6, ये दोनों मिला के 6 7 मैंने पॉइंट्स लिखे थे जिस पे इन्होंने 3 नंबर दिए, ठीक है। फिर भी सही है। अब आते हैं आगे 1 का C पे। 1 का C में क्या है, हाँ, इस पोर्शन को आप पढ़ लेना, ये पोर्शन इतना रेलेवेंट नहीं है। मैं डायरेक्टली देखता हूँ कि इस क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या था। गाइड MB एंड एसोसिएट अबाउट द मैटर्स टू बी कंसिडर्ड विद रिगार्ड टू इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट एज पर SQC1। आप SQC1 के अकॉर्डिंगली आपको क्या देखना चाहिए वाइल डिटरमाइनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट। तो ठीक है, अब ये क्वेश्चन के लिए मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे एग्जाम के टाइम पे याद नहीं था क्या पॉइंट्स है, और ये पॉइंट्स एक्चुअली दिस वाज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस, बट ये कभी उतना आया हुआ नहीं है। मैंने भी उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया था, और मैंने उसको इतने अच्छे से पढ़ के नहीं गया था, ठीक है। बट नाउ हैविंग सेड दैट,
मैंने यहाँ पे कुछ अपना खुद का रेशनल लगाया और खुद का लॉजिक लगा के क्या हो सकता है इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट के लिए क्या देखना चाहिए, मेरा खुद का एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैंने वो आंसर्स तो लिख के आए। और देखोगे फॉलोइंग आर द मैटर्स दैट आर रिक्वायर्ड टू बी कंसिडर्ड बाय एमबीए एंड एसोसिएट विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट एज पर SQC1। और ये आप देखोगे तो मैंने सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस के बेसिस पे, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, अपने लॉजिक के बेसिस पे लिखा हुआ है, कहीं से भी मैंने ये आंसर नहीं पढ़ा था। और आप जब कंपेयर करोगे तो आप वर्ड टू वर्ड नहीं मैच कर पाओगे। तो ये है कि अब जब आप कर रहे हो, किसी भी क्लाइंट को एक्सेप्ट कर रहे हो, चाहे इंटीग्रिटी उसका इवैल्यूएट कर रहे हो, तो क्या देखोगे, उसका इंडिपेंडेंस देखोगे कि हम और क्लाइंट इंडिपेंडेंट है कि नहीं। उसके बाद हम कैसे सर्विसेज दे रहे क्लाइंट को, उस क्लाइंट का रेप्यूटेशन क्या है। उसके बाद कुछ प्रीवियस ईयर में क्या कोई ओपिनियन कैसा एक्सप्रेस किया गया था, क्या वो मॉडिफाइड था कि अनमोडिफाइड ओपिनियन था। बैकग्राउंड चेक करवाएंगे कि कोई फ्रॉड हुआ था, डायरेक्टर्स वगैरह कोई फ्रॉड में इन्वॉल्व थे। तो इन सब चीज़ों, ये कॉमन सेंस से आपने कुछ पॉइंट डेवलप कर सकते हो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई आंसर नहीं आता, अब मैं यहाँ पे ये भी हो सकता था कि ये सिंपली मैं क्वेश्चन को छोड़ के आ सकता था, ठीक है, बट समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग। मैंने यहाँ पे कॉमन सेंस लगाया कि क्या क्या कर सकता हूँ, उस टाइम अपना सिक्स सेंस लगाओ। अगर आपका पांच सेंस बंद हो जाता है, वहाँ पे सिक्स सेंस लगाओ और ये देखो कि क्या हो सकता है। क्योंकि सब कोई अगर CA फाइनल में तो आर्टिकल से करके आते हो, और आर्टिकल से करके आते हो तो ये सब चीज़ बेसिक चीज़ें हैं कि रेप्यूटेशन ऑफ क्लाइंट, चाहे इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट को चेक करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैंने कॉमन सेंस के बेसिस पे लिखा, एंड ऑन दैट पॉइंट आप अगर आप देखोगे तो मुझे 2+3+2 मिला। तो आप देखोगे तीनों में से कोई भी क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं थे। थर्ड वाला पार्ट तो फिर भी कुछ हद तक स्ट्रेट फॉरवर्ड था, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रेट कुछ पॉइंट्स पूछे थे कि इंटीग्रिटी के, बट वो क्योंकि बहुत फ्रिक्वेंटली कभी पूछा नहीं गया है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स वो छोड़ के गए थे, एंड इंक्लूडिंग मी। तो पहला वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था, उसमें भी मैंने कुछ कॉमन सेंस लगाया कि 580 को रिलेट किया और कुछ एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिला लिखा, जिसके लिए मुझे 2 नंबर मिले। दूसरा वाला में भी मैंने खुद का दिमाग लगाया। कभी भी SF 720 में अगर आप पढ़ोगे तो यूजुअली आपको एग्जाम्पल्स नहीं मिलेंगे। तो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने वहाँ पे भी अपना कॉमन सेंस लगाया। जो भी मैंने एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह पढ़े थे आर्टिकलशिप के टाइम पे, उसके बेसिस पे ये भी मैंने आंसर किया। और तीसरा जो क्वेश्चन था, इसका तो मुझे कुछ भी पॉइंट नहीं था, बिल्कुल ब्लैंक था, फिर भी मैंने इसको अपने आर्टिकलशिप के एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैंने आंसर किया, एंड देन आई गॉट 2 मार्क्स अवॉर्डेड। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इफेक्टिवली 7 मार्क्स, सिर्फ मुझे तीनों में से कोई भी क्वेश्चन क्लियरली नहीं पता था, स्टिल आई गॉट 7 मार्क्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वहाँ पे एग्ज़ाम में कितना प्रेजेंट हो, कितना कॉन्सेप्ट को आप वहाँ पे एक्चुअली अप्लाई कर पाते हो। आई नो ये थोड़ा वीडियो थोड़ा लॉन्ग जा रहा है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कैसे आंसर आप लिख सकते हो और कैसे आप अटेम्प्ट कर सकते हो जो क्वेश्चन आपको नहीं भी आ रहा हो। और यहाँ पे आप देखोगे सजेस्टेड आंसर में इंटीग्रिटी ऑफ KMP देखना है, नेचर ऑफ ऑपरेशंस देखना है, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्लाइंट प्रिंसिपल ओनर्स। तो आप देखो कि मेरा आंसर और बहुत हद तक मैच नहीं कर रहा है, बट मेरे आंसर भी गलत नहीं है, तो जिसके लिए एग्जामिनर काट भी नहीं सकता उसे। अब आते हैं क्वेश्चन 2 पे। जस्ट लेट मी चेक मैंने ये वाला पार्ट पहले मैंने क्या अटेम्प्ट किया, उसके बेसिस पे चलेंगे। हाँ, 2A मैंने अटेम्प्ट किया। तो यहाँ पे एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। Entity risk assessment process includes how management identify the business risk relevant to the preparation of financial statement in accordance with the entity's applicable financial reporting framework, estimates their significance, assesses the likelihood and occurrences, decides upon the actions to respond and manage them, and results thereof, elucidate the circumstances in which risk can arise or change। तो ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि ये आपको कुछ सर्कमस्टांसेस आइडेंटिफाई करने जिसमें आपको रिस्क, आपका रिस्क अराइज हो सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इफ आई एम नॉट रॉन्ग इज रिलेटेड टू ऐसे 315
जिसमें आप ये देखोगे, आप कुछ सर्कमस्टांसेस देखोगे कि आपका रिस्क अराइज होता है, और ये आपका ऐसे 315 में दिया हुआ भी है, और उसी से मैंने आंसर्स मुझे पता था तो उसी के बेसिस पे मैंने लिखा भी है ऐसे 315 इफ़ यू सी। और मैंने देखोगे ऐसे 315 यहाँ पे पूछा है कुछ सर्कमस्टांसेस बताओ जिससे रिस्क अराइज हो सकता है, मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, मैंने ऐसे 315 का रेलिवेंस दिया और सीधा 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 मैं गया सीधा आंसर पे जो पूछा है उस रिक्वायरमेंट पे गया, रादर देन ऐसे 315 को मैं आधा पन्ना में डिस्कस करता, क्योंकि क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट ही नहीं है ऐसे 315। अब बात को समझने का कोशिश करो, बहुत सारे स्टूडेंट पहले ऐसे 315 को आधा पेज में डिस्कस करेंगे, यहाँ तक ऐसे 315 को डिस्कस करते हैं फिर वो आंसर पे आते हैं, बट एग्जामिनर को जो कॉपी चेक कर रहा है उसको इंटरेस्ट नहीं है। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ये लिखा और सीधा फ्यू सर्कमस्टांसेस पे आ गए कि न्यू टेक्नोलॉजी के कारण आ सकता है, अकाउंटिंग पॉलिसी रिस्ट्रक्चरिंग, फॉरेन सब्सिडरी को अक्वायर करते फिर भी रिस्क अराइज हो सकता है, चेंजिंग लीगल रेगुलेटरी स्ट्रक्चर और रिक्रूटमेंट ऑफ न्यू पर्सनल, अगर कोई नए बंदों को लाते हो सिग्निफिकेंट पोजीशन पे तो भी आपका रिस्क अराइज होता है, ठीक है। मेजर एक्विजिशन मेड बाय द कंपनी, सब्सटेंशियल फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर, आपका कोई सब्सटेंशियल फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर है तब भी आपका रिस्क अराइज होता है, क्योंकि उसमें आपका फ्लक्चुएशन का रिस्क रहता है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो मैंने 8 पॉइंट्स लिखे, जिसके लिए मुझे नंबर क्या मिले हैं, 1 + 5 5 मार्क्स आई गेस दे हैव अवॉर्डेड मी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1 1 2 3 4 5 नंबर, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी आई गेस 5 नंबर का होगा, देखो 5 में से 5 नंबर मुझे मिल गए। और इसमें जाओ तो ये भी इसका आंसर देखो तो ऐसा ही कुछ आंसर होगा। तो चेंजेस इन ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट, न्यू पर्सनल, न्यू और रिवैम्प्ड कोई इन्फॉर्मेशन सिस्टम ला रहे हो, जैसे आप लेट्स से कोई आप टैली से SAP में मूव कर रहे हो, ठीक है, तो इससे भी रिस्क अराइज हो सकता है। रैपिड ग्रोथ, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू बिजनेस मॉडल, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, एक्सपांडेड फॉरेन ऑपरेशन, न्यू अकाउंटिंग प्रोनाउंसमेंट्स, तो ये सब चीज़ें थे जिसके कारण और मेरा और ये आंसर मोटा मोटी मैच करता है, और उसके लिए मुझे बखूबी मार्क्स भी मिले। उसके बाद आते हैं आगे रिपोर्टिंग रिस्पॉन्स एज एन ऑडिटर, कमेंट ऑन द रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ CAG, ठीक है। CAG नहीं है यहाँ पे, CAG का बात किया गया, नॉट CAG, CAG का बात किया गया। सो यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं हो जाना ये CAG से, ये बेसिकली दिस इज CAG। तो ये बोल रहा है कि CAG जो CA था वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ DP लिमिटेड अपॉइंट हुआ था। जब वो स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहा था उसने देखा कि कुछ लोन्स एंड एडवांसेस कंपनी ने दिए विदाउट प्रॉपर सिक्योरिटीज़, और ट्रेड रिसीवेबल्स एंड ट्रेड पेबल्स को एडजस्ट किया था, ठीक है, ट्रेड पेबल और ट्रेड रिसीवेबल को एडजस्ट कर दिया था, नेट कर दिया था, और पर्सनल एक्सपेंसेस वर चार्ज टू द रेवेन्यू अकाउंट ऑफ द कंपनी, ठीक है। ये कुछ नोटिस किया गया, ये कुछ पॉइंट्स नोटिस किया CA ने जब ये DP लिमिटेड का ऑडिट कर रहा था। तो अब क्या आप कमेंट करोगे, तो अब इसमें भी सीधा सीधी आपको क्वेश्चन पूछा नहीं गया, बट अगर आप देखोगे तो ये सेक्शन 143 से रिलेट करता है। 143 इफ आई एम नॉट रॉन्ग सब सेक्शन, इट्स 3 और 1, इट्स 3 बेसिकली, नो इट्स 1, आई वाज रॉन्ग, 3 इज समथिंग डिफरेंट, ओके। इसको ठीक कर देते हैं, कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, ठीक है। सेक्शन 143 1 से रिलेट करता है, जिसमें आपको देखना पड़ता है ऑडिटर को कुछ पॉइंट्स में कमेंट करने पड़ते हैं अगर वो एडवर्स उसका आंसर है, जैसे कि लोन्स एंड एडवांसेस बिना प्रॉपर सिक्योरिटीज़ के, चाहे आपका पर्सनल एक्सपेंसेस बुक कंपनी के रेवेन्यू अकाउंट में तो बुक नहीं है, आपका कोई एडजस्टमेंट बुक एंट्री के थ्रू तो नहीं किया गया है, जस्ट मेयर बाय बुक एंट्री, ठीक है। तो ये सब कुछ बातें हैं जो आपको एज एन ऑडिटर रिपोर्ट करने पड़ते हैं। अब यहाँ पे आपको ये यहाँ पे क्या किक था क्वेश्चन में कि आप इसको 143 1 से क्या कर पाओ, को रिलेट कर पाओ, अगर नहीं कर पाओगे कि तो आप समझ नहीं पाओगे, आप कोई जनरल सा आंसर लिख पाओगे, लिख दोगे। बट यहाँ पे अगर मैंने 143 1 से रिलेट किया, और अगर आप सजेस्टेड भी दिखोगे तो यही होना चाहिए,
सजेस्टेड में भी 143(1) है और जिससे आपको रिलेट किया गया है, और सजेस्टेड आप एक बार पढ़ लेना। यहाँ पे लोन्स एंड एडवांसेस का बात किया, फिर ट्रेड एंड ट्रेड रिसीवेबल्स। सो मेयर बाय बुक एंट्रीज है, दैट इज़ फॉर ट्रेड पेबल ट्रेड रिसीवेबल्स के लिए आता है। उसके बाद लोन्स एंड एडवांसेस हैव नॉट बीन प्रॉपरली सिक्योर्ड, ये तो कॉमन पॉइंट है। एंड पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए ये तीन बातें को आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 143(1). वही चीज़ मैंने भी यहाँ पर अपने आंसर में लिखा है, जो कि आप देख सकते हो। इसमें कुछ खास नहीं है, बस इसमें ये चीज़ था कि आप रिलेट कर पाओ कि क्वेश्चन कहाँ से था, सेक्शन 143(1) से था। अगर आपको इतना पता चल जाए कि 143(1) से है, फिर आप आंसर लिख लोगे। बट अगर आपको यही नहीं पता चला कि 143(1) है, तो आप जीरो लेके जाओगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे रिलेट किया एंड देन somehow I got 3 marks and the marks was for 5 marks। ठीक है, 2 नंबर कटे हैं, कोई बात नहीं। उसके बाद आता है तीसरा क्वेश्चन, कमेंट विद रेफरेंस टू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड 1949 a special notice has been issued for a resolution at third general meeting of the LED Limited, providing expressly that CA Anup shall not be reappointed as an auditor of the company. Consequently, the CA Anup submitted a representation writing to the company with a request to circulate to the members. In a detailed representation, CA Anup include the contribution made by him in the strengthening the control procedures of the company during its association with the company, and also indicated that willingness to continue as an auditor if reappointed। तो देखो, अगर आपको ये बेसिकली क्वेश्चन कहाँ से है, ये क्वेश्चन आपको पता होगा, ये क्वेश्चन आपने रिलेट कर लिया होगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं, ये प्रोफेशनल एथिक्स से है। प्रोफेशनल एथिक्स से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, और यहाँ पे अगर आपको याद हो तो प्रोफेशनल एथिक्स के सो एज पर दैट वन ऑफ द क्लॉज यू कांट, सो एक तो होता है कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का राइट होता है ऑडिटर का, दैट इज एज पर कंपनीज एक्ट। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन तो दे सकता है ऑडिटर जब उसको रिमूव किया जा रहा है, बट हैविंग सेड दैट कि रिप्रेजेंटेशन में कुछ भी ऐसा पॉइंट नहीं होना चाहिए जो कि उसको एडवर्टाइज कर रहा हो, एज एन एडवर्टीजमेंट नहीं होना चाहिए कि मैंने कितना कंट्रीब्यूशन दिया था कंपनी को। तो बिना फालतू का कोई भी अपना मतलब अपना तारीफ नहीं करना है आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आप ये इस प्रोफेशनल एथिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप 3 सेक्शन में आंसर को लिखो। सो फर्स्ट सेक्शन वुड बी कि आप यहाँ पे क्लॉज को करेक्टली फ्रेम करो और वर्ड टू वर्ड क्लॉज को आप यहाँ पे लिख के आओ, एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड आप क्लॉज को लिखो। ठीक है, दूसरा में आप केस को डिस्क्राइब करो, जो केस था आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, और तीसरा में आप कंक्लूजन फ्रेम करो। सिर्फ 3 पैराग्राफ में आपको आंसर करना है और बहुत प्रीसाइजली आंसर करना है। पहले पैराग्राफ में वर्ड टू वर्ड आप क्लॉज को लिखोगे, ठीक है। सेकेंड पैराग्राफ में जो क्वेश्चन में जो केस दिया हुआ था उसी को थोड़ा ऑपरेट करके अपने लैंग्वेज में वहाँ पे प्रेजेंट करोगे कि क्या इशू क्या है, यहाँ पे आप इशू का डिस्कस करोगे, और लास्ट में आप क्या प्रोफेशनल जजमेंट लेते हो, आपका क्या कंक्लूजन है, वो वहाँ पे लिखोगे। तो ऑलवेज 3 पैराग्राफ में आपको आंसर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला पोर्शन था, मैंने क्लॉज 6 ऑफ पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट, और यहाँ पे मैंने एग्जैक्टली द जो क्लॉज है उसको यहाँ पे चेप दिया है। ठीक है, द चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस शैल be deemed to be guilty of professional misconduct if he solicits clients or professional business directly or indirectly through circular advertisement, personal communication, interview and by any other means। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्लॉज। उसके बाद एज पर गाइडलाइन ऑफ द काउंसिल, उसके बाद कुछ गाइडलाइंस है जिसके बेसिस पे चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन मेक रिप्रेजेंटेशन टू
the special notice issued for his removal provided such representation shall not secure any unnecessary publicity. कोई भी unnecessary publicity उसके थ्रू नहीं secure करना चाहिए. तो जो मैंने यहाँ पे लिख दिया, उसके बाद इस केस को मैंने डिस्क्राइब किया, क्योंकि इस केस में उसने क्या किया, अननेसेसरी पब्लिसिटी लेने की कोशिश की. बोला कि मैं तो भैया, मैं तो कंट्रोल में अपना कंट्रीब्यूशन दे के आया, मैंने कंपनी का कंट्रोल्स को स्ट्रेंथन करवाया. भैया आप ऑडिटर हो, आप ऑडिट करने गए हो, कंट्रोल से स्ट्रेंथन करने नहीं गए हो. ठीक है, तो दैट्स वाई आप यहाँ पे अननेसेसरी पब्लिसिटी नहीं ले सकते हो इन दैट रिटन रिप्रेजेंटेशन. दैट्स वाई ही विल बी डीम्ड टू बी द गिल्टी अंडर क्लॉज 6. ठीक है, जिसके लिए मुझे 3 नंबर दिया गया. और वही सजेस्टेड आंसर में भी होगा, आप क्विकली एक बार देख लें. क्लॉज 6 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल, वो क्लॉज को पहले डिस्क्राइब किया गया है. फिर यहाँ पे एक चीज़ जो मैंने मिस की अपने आंसर में, कि कंपनीज एक्ट को भी मैं यहाँ पे रेफर करवा सकता था और बोल सकता था कि रिप्रेजेंटेशन दे सकता ऑडिटर. रिप्रेजेंटेशन देने का राइट आता है कहाँ से, कंपनीज एक्ट से राइट आता है. बट रिप्रेजेंटेशन में आप पब्लिसिटी नहीं सिक्योर कर सकते हो. कहाँ से ये रेस्ट्रिक्शन आता है, दैट इज फ्रॉम प्रोफेशनल एथिक्स, दैट इज फ्रॉम योर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट. ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे बखूबी लिखा है, ये अलाउ करता है, प्रोवाइड्स राइट टू ऑडिटर टू मेक रिटन रिप्रेजेंटेशन. ये अगर सेक्शन मैं लिखता तो मुझे 1 नंबर और मिल जाते हैं. तो ये मैं रिलेट नहीं कर पाया, दैट यू कैन टेक केयर ऑफ गोइंग फॉरवर्ड. उसके बाद आगे आते हैं, मैंने कौन से आंसर अटेम्प्ट किए, दैट इज 3A. चलो भैया 3A पे आ जाते हैं. हाँ, ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था और इसका आंसर मैं अभी बता दूँ तो मुझे क्लियरली पता नहीं था. ठीक है, फिर भी मैंने अटेम्प्ट किया और शायद मुझे कुछ नंबर भी मिले होंगे. मेरा वन नोट बाय मिस्टेक. अब यहाँ इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि ऑडिटर ऑफ अ कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 13, यू फाइंड दैट नोटिफिकेशन ऑफ, कुछ एमसीए का नोटिफिकेशन आया रिगार्डिंग द एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडेस. ठीक है, the company has to prepare its financial statement for the year ended 31st March 19 under Ind AS. The management is of, however, of a strong view that Section 8 company has a having a charitable objects. Ind AS cannot apply to the company. The financial statements are therefore prepared by the management under earlier gap as per AS basically. ठीक है, and note for the same is given in the financial statement. How would you report this financial statement? तो भैया आपको इंडेस के ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको चैरिटेबल बिजनेस के लिए है तो आपको इंडेस अप्लाई नहीं करना है. तो ये ग्रॉसली गलत है. अब इसका आंसर कैसे फ्रेम करना चाहिए, क्या होना चाहिए इसका आंसर. अब देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरा ही का पूरा गलत हो गया, क्योंकि आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट होना ना होना पूरा ही, क्योंकि अगर इंडेस में होता कुछ मिसस्टेटमेंट होता, दैट इज अनदर थिंग. आपने तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क पूरा ही का पूरा गलत लगा दिया. तो इस केस में तो आप या तो पूरा डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे के जाओ. देख लेते एक बार आंसर क्या है. सर सेक्शन 129 का बात किया गया. सो कुछ यहाँ पे नोटिफिकेशन की बात की गई और यहाँ पे ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है. ये पैराग्राफ बोलता है, हियर इट मे बी नोटेड दैट कंपनीज कवर्ड अंडर सेक्शन 8 आर रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 13 until and unless any exemption is provided. Therefore, companies registered under 8 section 8 are not exempted from the requirements of section 133 and 129. So 129 is on financial statements का preparation and 133 basically discusses about the accounting standards. Ind AS 133 में notify 133 में इंडेस नोटिफाई हुआ और 129 में आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होता है. तो 129 का यहाँ पे बात किया गया एंड 133 का भी यहाँ पे बात किया गया.
अब in the given case only contention of management that being section 8 company having the charitable object Ind AS cannot apply, therefore financial statements prepared under the earlier gap and the note is given. ये तो बस क्वेश्चन का को यहाँ पे रेसिप्रोकेट किया हुआ है, ठीक है. However, the auditor is required to ensure the applicable monetary limits with respect to India. But हाँ, कुछ मॉनिटरी लिमिट्स दिया हुआ है, मॉनिटरी लिमिट्स दिया हुआ है कि इतना नेटवर्थ है, इतना रेवेन्यू, कुछ कुछ ऐसा मॉनिटरी लिमिट्स दिया हुआ है जिसके बेसिस पे इंडेक्स नहीं लग सकता है, तो वो अलग चीज़ है. बट जस्ट बीइंग अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन आप ऐसा नहीं कर बोल सकते हो कि आपको इंडेक्स अप्लाई नहीं होगा. सो यहाँ पे मैनेजमेंट का कंटेंशन बिल्कुल गलत है. यहाँ पे आंसर को ख़त्म कर दिया गया, बट मैं इस आंसर से सेटिस्फाइड नहीं हूँ. यहाँ पे आपको, अब क्योंकि आप ऑडिटर हो, या तो आप यहाँ पे ऑडिट करोगे ही नहीं, या तो आप डिस्क्लेमर ओपिनियन दे के आओ. मेरे हिसाब से डिस्क्लेम करके आएंगे कि मैं कैसे भैया मैं, और जब आपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ही गलत लगा दिया, मैं कैसे ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकता हूँ. ठीक है, तो ये भी कुछ चर्चा होना चाहिए था. अब देखते मेरा आंसर क्या था इस पर. हाँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि कोई भी अगर थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस करते हैं आप, कोई भी अगर आप थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस करते हो, इर्रेस्पेक्टिव कि आप कोई भी चैरिटेबल पर्पस के लिए हो कि नहीं, आपको इंडेक्स तो मैंडेटरी लगाना ही पड़ता है. तो मैंने ये बात को बोल दिया, देर इज़ नो एग्जम्पन, ठीक है, विद दिस रिगार्ड, ये भी मैंने बोल दिया. और इसमें इस गिवन केस में मैंने लिखा मैनेजमेंट ऑफ दिस सेक्शन 8 कंपनी, जो क्वेश्चन था उसको चर्चा किया, जो रेसिप्रोकेट वहाँ पे भी किया हुआ था. अब मैंने यहाँ पे ये बात लिख दिया कि सिंस मैनेजमेंट हैज़ नॉट prepared financial statement as per the applicable financial reporting framework under Ind AS, its effect has to be considered as pervasive and material. Hence, auditor shall make full reservation in the audit report and shall express an adverse opinion. ठीक है, एडवर्स ओपिनियन मैंने यहाँ पे लिखा था, तो एडवर्स और डिस्क्लेमर दोनों में से एक हो सकता है. और मुझे यहाँ पे बखूबी मुझे 2 नंबर दिए गए, एक नंबर यहाँ और एक नंबर यहाँ पे दिए गए. हालांकि क्योंकि मैंने सेक्शन 129 को यहाँ पे रिलेट नहीं किया और 133 को यहाँ पे नहीं लिखा कि 129 में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ते हैं, 133 में आपको एज पर नोटिफाइड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स उसके हिसाब से बनाने चाहिए. तो आपने दोनों स्टैंडर्ड्स का, दोनों सेक्शंस का वायलेशन भी किया है. तो ये मैंने क्योंकि नहीं लिखा है, तो दैट्स वाई एग्जामिनर ने मेरा नंबर यहाँ पे काटा था. ओके, तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं. उसके बाद आया कुछ ऑडिट प्रोग्राम लिखना है आपको, थिएटर से रिलेटेड जनरल सा क्वेश्चन है जो कि आप अटेम्प्ट कर सकते हो. मैंने भी इसका कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. अब जैसे सिनेमा हॉल का आप ऑडिट करना चाहते हो, तो क्या ऑडिट प्रोग्राम, क्या ऑडिट प्रोसीजर्स आपका होगा. आप देखोगे टिकट सही तरीके से बिक रहे हैं कि नहीं बिक रहे हैं, आपके बेसिकली जो उसकी रेवेन्यूज़ क्या है, जो आपकी वहाँ पे जो शॉप्स होते हैं, आपकी एडवर्टीजमेंट से क्या रेवेन्यू, उनके साथ क्या एग्रीमेंट है, आपके शॉप्स जो हैं उसके साथ क्या एग्रीमेंट है, आपके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से अगर आप टिकट प्रिंट करते हो तो वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आपका ये स्ट्रेंथ है कि नहीं स्ट्रेंथ है. तो ये सब चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें आप डिस्कस करो, ठीक है. और उसके बाद यही सब है कि आप कंट्रोल सिस्टम वगैरह वेरीफाई करोगे, ये सब चीज़, ऑनलाइन बुकिंग से रिलेटेड ओवरऑल रिकन्सिलेशन देखोगे. तो ये सब जनरल पॉइंट है जो आप आई गेस आप लिख लोगे. और मैंने भी कुछ ऐसा कुछ तीर नहीं मारा, मैंने भी ऐसा कुछ लिखा है. रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू जनरेटेड, मीडियम, जिस मीडियम से टिकट बिकता है, कैफ़े शॉप से क्या खुद से ओन किया गया है कि कोई ऑपरेटिंग, उसके साथ रेवेन्यू शेयरिंग एग्रीमेंट है. डिस्काउंट्स देखोगे ऑफ़र की जो किया गया है. उसके बाद पार्किंग फैसिलिटीज़ भी होते हैं, आप थिएटर वगैरह जाते हो उधर पार्किंग फैसिलिटीज़ है, उससे भी कुछ रेवेन्यूज़ वगैरह आ सकते हैं. तो ये सब चीज़ देखोगे जिसके लिए मुझे 2.5 मार्क्स दिए गए, ठीक है. और आधा नंबर दे सकता था और ज़्यादा, बट है, चलो ठीक है. उसके बाद आता है तीसरा, इसी का पार्ट सी है,
3 broad phases comprising planning, execution and completion in a control based audit. तो ये भी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, ऑडिट ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट से क्वेश्चन है और काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो 3 फेज़ को हमें डिस्कस करना था कि आप प्लानिंग फेज़ में क्या करते हो, एग्जीक्यूशन फेज़ में क्या करते हो और देन रिपोर्टिंग फेज़ में क्या करते हो। तो प्लानिंग फेज़ में आप देखते हो आईटी का अंडरस्टैंडिंग लोगे, कौन कौन से बिजनेस प्रोसेसेस है जो आईटी से अफेक्ट होते हैं वो सब चीज़ें देखोगे। फिर आप एग्जीक्यूशन के टाइम पे आप ऑडिट प्रोसीजर्स वगैरह लगाते हो अपने, ठीक है। एंड देन फाइनली ऑन कंप्लीशन बेसिस, कंप्लीशन में आप देखोगे कोई कंट्रोल वीकनेसेस वगैरह है वो सब आप रिपोर्ट करोगे। तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन था और इसका आंसर भी ऐसे कुछ जनरल होना चाहिए, जनरल नहीं मतलब ये बहुत ही सिंपल सा था। परफॉर्मिंग वर्क थ्रूज, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ देखोगे, सो ऐसा ही कुछ था। बट एनीवेज मैंने कुछ और तरीके से इसी वे में आंसर किया, दैट वाज आल्सो परफेक्टली फाइन, जिसके लिए मुझे नंबर भी मिले ही होंगे। कितने नंबर मिले? एक, सो नंबर यहाँ पे काटे गए हैं, बाकी ये आंसर गलत नहीं थे बट यहाँ पे सिर्फ एक नंबर दिए गए हैं, यहाँ पे कुछ नंबर काटे गए हैं। ऑनेस्टली बताऊँ क्योंकि ये 3 जो मैंने पॉइंट्स लिखे दैट इज़ नॉट एट ऑल रॉन्ग। 3 फेज़ को मैंने एकदम हैंड टू हैंड मतलब एकदम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस किया कि प्लानिंग फेज़ में आपको क्या करना चाहिए, एग्जीक्यूशन फेज़ में क्या करना चाहिए और रिपोर्टिंग फेज़ में क्या क्या करना चाहिए। और ऐसे ही एक्चुअली ऐसे ही होता भी है प्रैक्टिकली, ठीक है। तो कहीं पे आपको सब्जेक्टिविटी तो मिलेगी क्योंकि एग्जामिनर ने यहाँ पे ये देखा होगा कि आपका कहीं भी सजेस्टेड से मैच नहीं कर रहा, तो आप सजेस्टेड से मैच नहीं कर रहा डजंट मीन कि मेरा आंसर गलत है। ओके यहाँ पे एक ऑल्टरनेटिव आंसर भी दिया हुआ है, चलो कोई नहीं। अब इसके बाद आते हैं आगे, हमें थोड़ा फटाफट जाना चाहिए। 5A, 4 को मैंने डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि 4 मैंने अटैम्प्ट नहीं किया था, तो इट वोंट भी बहुत ज़्यादा रेलिवेंट कि मैं यहाँ के 4 को डिस्कस करूँ क्योंकि मैंने मेरे पास दिखाने के लिए कुछ होगा नहीं। चलो 5 पे आ जाते हैं फटाफट। 5 में क्या बोला गया है, सो हमने अभी तक डिस्कस कर लिया 14 × 3, ठीक है, 42 मार्क्स डिस्कस कर लिया और 2 पोर्शन अभी और रहता है। तो मिस्टर के, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, इज़ अ प्रोप्राइटर ऑफ एम मेसर्स के एंड कंपनी, और वो गया था अब्रॉड इन दिसंबर 2018। ही डेलीगेटेड द ऑथोरिटी टू मिस्टर वाई, मिस्टर के ने मिस्टर वाई को अपना ऑथोरिटी डेलीगेट कर दिया था, जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और उसका एम्प्लॉय भी है, फॉर टेकिंग केयर ऑफ द इंपॉर्टेंट मैटर्स ऑफ हिज ऑफिस। ड्यूरिंग हिज एब्सेंस मिस्टर वाई हैज़ कंडक्टेड अंडर मेंशन जॉब। एक तो दिखा उसने दिया है नेटवर्थ सर्टिफिकेट और एक जीएसटी प्रोसीडिंग्स उसने अटेंड किया। अब बताओ क्या वो उसका कंटेंशन सही है कि नहीं। एक तो उसने क्या किया, नेटवर्थ सर्टिफिकेट इशू किया बैंक को अपने सिग्नेचर से, अपने साइन कर दिया, और दूसरा उसने क्या किया, उसने जीएसटी प्रोसीडिंग्स ऑब्टेन किया। तो इसमें से एक गलत है और एक सही है, वो कि हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो पहले मैंने रेलिवेंट क्लॉज को ऐसे कोट किया कि क्लॉज 12 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट, जिसमें ये सब बातें दी हुए हैं। अब इसमें दो बातें आता है, रूटीन ट्रांजेक्शन एंड नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन। अगर नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन है, सॉरी, एक तो होता है कि आप रिपोर्ट्स वगैरह इशू करते हो और एक होता है रूटीन ट्रांजेक्शन। नॉट रूटीन और नॉन रूटीन, इसको एक बार भूल जाओ। एक तो आप रिपोर्ट्स वगैरह इशू करते हो जहाँ पे आप अपना एश्योरेंस इशू करते हो, जहाँ पे आप सिग्नेचर करते हो, और दूसरा होता है एक रूटीन ट्रांजेक्शन कि आप क्लाइंट से कोई डेटा मांग रहे हो, क्लाइंट के कोई कहीं पे रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो रिस्ट्रिक्शन शैल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ साइनिंग ऑफ रूटीन डॉक्यूमेंट्स लाइक ऑडिट क्वेरीज, अटेंडिंग जीएसटी प्रोसीडिंग्स फॉर क्लाइंट्स, ठीक है। तो एक गलत है एक सही है। Mr. K shall be deemed to be guilty for signing network certificate, बट इन रिस्पेक्ट ऑफ जीएसटी प्रोसीडिंग्स गलत नहीं है। तो एक मार्क, एक मार्क, एक मार्क यहाँ पे और एक मार्क मुझे प्रोविजन के लिए 4 नंबर मिले, बहुत ही बढ़िया। आप सजेस्टेड देख लेना इसका। उसके बाद आगे आते हैं।
फिर दूसरा क्वेश्चन आता है डीलिमिटेड. Delimited, a company incorporated in India, has 6 members in its audit committee. Due to recessionary condition in India, the revenue of company is going down, and there is slowdown in other activities of the company. Therefore, it is expected that there won't be a significant work for the members of audit committee. तो audit committee का members के लिए significant काम नहीं रहेगा. Considering the overall recession in the company and the economy, the members of the company committee decided unanimously टू मीट वंस इन अ ईयर. अब देखो भैया, आप ऐसे डिसाइड कर लो कि आपको एक ही बार मिलना है, तो ये कोई तरीका थोड़ी हुआ. आपको लॉ को फॉलो करना पड़ेगा, आपको सेबी के रेगुलेशंस को फॉलो करने पड़ेंगे. ऐसा नहीं है ना कि मैं डिसाइड कर लिया मेरे पास काम नहीं, मैं एक ही बार मिलूंगा, कुछ ऐसा वैसा नहीं हो रहा. आपको सेबी के रेगुलेशंस को फॉलो करने पड़ेंगे. ठीक है, सेबी रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे आपको. जो भी कंपनीज एक्ट का रेगुलेशन है, मैं इन जनरल बोल रहा हूँ कि आप ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते कि मुझे मिलना है नहीं मिलना. आपको मिनिमम आपके लॉ को रिक्वायरमेंट को फॉलो करने पड़ेंगे. अब देखते यहाँ पे LODR के हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया है, नॉट एज पर कंपनीज एक्ट. इसका आंसर देख लेते हैं. और एक इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5B. एज पर रेगुलेशन दिस ऑफ सिविल LODR, audit committee is required to conduct at least 4 meeting in a year and gap should not be more than 120 days. 120 दिन से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए. जिसके लिए मुझे नंबर यहाँ पे दे दिया गया. मैंने रेगुलेशन लिखा, इसमें इन द गिवन केस डीलिमिटेड ड्यू टू लैक ऑफ सिग्निफिकेंट वर्क डिसाइड करता है कि हम एक ही बार मिलेंगे. ठीक है, उसके बाद कंक्लूजन मैंने साफ कंक्लूजन क्या दे दिया कि आपका जो मिनिमम 4 मीटिंग्स है वो तो आपको कंडक्ट करना ही करना पड़ेगा. आपका जो कंटेंशन है कि आप एक ही बार मिलोगे, दैट इज़ रॉन्ग. और उसके बाद यहाँ पे एक आप क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ पे ऐसे एक और बात पूछा गया है, दैट इज ऑल्सो स्टेट द कोरम रिक्वायरमेंट फॉर सच मीटिंग. क्या कोरम रिक्वायरमेंट होगा, जो कि मैंने यहाँ पे फिर से डिस्कस कर दिया कि कोरम रिक्वायरमेंट क्या है. 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ और 2 विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर. तो जिसके लिए भी मुझे नंबर दे दिया गया है यहाँ पे. उसके बाद आता है 5C. 5C में क्या है, मिस्टर एक्स हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर. इसको एक बार हटा देता हूँ, थोड़ा क्लीन दिखेगा. मिस्टर एक्स हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ मेसर्स ABC लिमिटेड. Mr. X wants to be satisfied about the sufficiency and appropriateness of opening balances to ensure that they are free from material misstatement. Lay down the audit procedures for Mr. X to follow in the initial engagements of Messrs. ABC Limited. Also suggests the audit approach followed regarding regarding mention in the audit report if Mr. X is not satisfied regarding the correctness of the opening balances. तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था कि आपको अगर आपने ओपनिंग बैलेंसेस पे आपने अपना ओपिनियन इशू करना है, नॉट ओपनिंग बैलेंसेस पे ओपिनियन इशू करना है. आपको ओपिनियन तो ऑडिट रिपोर्ट पे इशू करना रहता है, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इशू करना रहता है. बट आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप इनिशियल ऑडिट कर रहे हो, फर्स्ट टाइम आपका ऑडिट है, तो आपको ओपनिंग बैलेंसेस अच्छे से चेक करना पड़ता है. क्योंकि वो ओपनिंग बैलेंस क्या हो सकता है, किसी और ऑडिटर ने चेक किया हो सकता है, या तो वो अनऑडिटेड रह सकता है. उस केसेस में आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ओपनिंग बैलेंसेस को अच्छे से चेक करो, उस पर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करो. और ये आपका बहुत ही क्लियरली दिया हुआ है ऐसे 510 में, बहुत ही क्लियर ऑडिट प्रोसीजर्स लेट डाउन किया हुआ है, जो कि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. ठीक है, तो अगर आप देखोगे मैंने ऐसे 510 को यहाँ पे कोट कर दिया. और ऑडिटर्स पहले तो ऑब्टेन एंड रीड द प्रीवियस ईयर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अगर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ऑडिटेड फाइनेंशियल रिपोर्ट अवेलेबल है तो पहले वो पढ़ो. और उसके बाद ऑडिटर शैल परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस to ensure whether opening balances contain misstatement which materially affect the
करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कोई ओपनिंग बैलेंस में कोई ऐसा तो मिस स्टेटमेंट नहीं जो करंट पीरियड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मटीरियली मिस स्टेट कर दे, ध्यान रखना मटीरियली मिस स्टेट कर दे, ठीक है। और उसके लिए ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, क्या ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ेगा, तो ये देखना पड़ेगा कि ओपनिंग बैलेंस लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस सही तरीके से करंट ईयर में कैरी फॉरवर्ड हुआ है कि नहीं, अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंटली अप्लाई है कि नहीं, कोई ऐसा ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहे हो आप करंट ईयर में जो आपको ओपनिंग बैलेंसेस पे आपको कंफर्ट दे रहा है, तो वो सब आप चेक कर लो, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने कुछ और पॉइंट्स डिस्कस किए और मैंने देख लिया कि तो मैंने यहाँ पे आंसर ड्राफ्ट कर लिया जो कि बहुत ही कॉमन सा आंसर था, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऐसे 5-10 में आपको मिल जाएगा। और मैंने यहाँ पे कंक्लूजन क्या लिया, मिस्टर एक्स हैल डिटरमाइन वेदर मिस स्टेटमेंट इन द ओपनिंग बैलेंस मटीरियली अफेक्ट द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर तो पहले तो ये डिटरमाइन करना पड़ेगा अगर क्या ओपनिंग बैलेंसेस में कोई ऐसा मिस स्टेटमेंट है जो करेंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मटीरियल मिस स्टेट कर देगा। इफ आंसर इज अफर्मेटिव, अगर आंसर ऊपर का अफर्मेटिव है, देन मिस्टर एक्स सेल इशू अ क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन। कितना अब उसके बेसिस पर परवेजिव इम्पैक्ट है तो एडवर्स हो जाएगा, परवेजिव इम्पैक्ट नहीं है तो क्वालिफाइड ओपिनियन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है 5C। अब 6 हम लोग टुवर्ड्स द एंड हैं। सो पहले CAG से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि बोल रहा है व्हाट आर द रिलेवेंट सेक्शंस ऑफ कंपनीज एक्ट एंड द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द ऑडिट ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। व्हाट आर द रेलिवेंट सेक्शंस ऑफ कंपनीज एक्ट 13 एंड द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज, ये आपको देखना है, ठीक है। तो ये बहुत ही जनरल सा क्वेश्चन है, ये आप देख लोगे जिसमें आपको काफ़ी सारे सेक्शंस दिए गए हैं वो आपको देखने पड़ेंगे और यहीं पे मैं डायरेक्टली दिखा देता हूँ, बहुत ही जनरल सा क्वेश्चन है। सेक्शन 139(5), 139(7), 143(5), ये सारे आपको सेक्शंस यहाँ पे डिस्कस करने पड़ेंगे। जो भी रिलेटेड टू गवर्नमेंट ऑडिट है वो सारे सेक्शंस आपको यहाँ पे डिस्कस करने हैं। आप एक बार सजेस्टेड आंसर को पढ़ के आपको अंडरस्टैंडिंग ले लेनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आता है 6B। यहाँ पे आता है रेफरल सम का बात आता है। मिस्टर सी, ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एम्प्लॉयज एज अ सीनियर एग्जीक्यूटिव in charge of the tax in a company and not holding the certificate of practice recommends a particular lawyer to his, तो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं, एम्प्लॉय है, ठीक है, एम्प्लॉय है किसी कंपनी का और वो अपने कंपनी में किसी लॉयर को रिकमेंड करता है और उससे बोनस लेता है। तो ये आपका सीए इन सर्विस का से क्लॉज से रिलेट करता है, सीए इन सर्विस का क्लॉज से ये पॉइंट रिलेट करता है। एंड इसमें आपको इस 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 सेक्शन में आपको बेसिकली वही सेम आपको प्रोफेशनल एथिक्स के 3 क्लॉज लिखने पड़ेंगे। लीगल प्रोविजन मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, एंड देन फैक्ट्स ऑफ द केस एंड देन कंक्लूजन। लीगल प्रोविजन, फैक्ट्स ऑफ द केस एंड देन कंक्लूजन। आप देखोगे कि गिल्टी होगा कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अगर आप रेफरल बोनस लेते हो तो आपको इन द गिवन केस मिस्टर सी हैज़ एम्प्लॉयड इन द कंपनी वेयर ही रिकमेंड्स अ लॉयर एंड फ्रॉम होम ही रिसीव द शेयर इन द प्रोफेशनल फी और द रेफरल फी। रेफरल फी आप नहीं रिसीव कर सकते जिसके लिए आप गिल्टी हो गए। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। और लास्ट क्वेश्चन है इन अ वीडियो 6C, MF Limited engaged in the manufacturing of various products in a factory is concerned with a shortage in production and those arouse suspicion of inventory fraud. You are appointed by the MF Limited to evaluate the options for verifying the process to reveal the fraud and corrective actions to be taken. As an investigating accountant, what will be your areas of verification and procedures to be followed for the verification of defalcation ऑफ द इन्वेंटरी। तो क्या प्रोसेस होगा आपका, दो बातें यहाँ पे पूछे हुए। आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। एक तो बोल रहा है कौन से एरियाज आप चेक करोगे, है ना। यहाँ पे अगर आप देखो तो एरियाज ऑफ वेरिफिकेशन पूछा हुआ है, एरियाज ऑफ वेरिफिकेशन एंड देन प्रोसीजर्स टू बी फॉलो। तो एक तो ये हो गया, दूसरा आपको क्या बताना, प्रोसीजर्स बताना है, ठीक है।
तो दोनों आप बताओगे एरिया एंड प्रोसीजर्स। तो मैंने वही बताया यहाँ पे कि पहले तो बताया कि मेरी एरिया ऑफ वेरिफिकेशन क्या, अगर मैं ऑडिटर होता तो मेरी एरिया ऑफ वेरिफिकेशन क्या होती कि वेदर इन्वेंट्री हैज़ बिन यूज्ड फॉर द पर्सनल यूज़, ठीक है, इन्वेंट्री क्या स्टोलन हुई है, क्या इन्वेंट्री इनअप्रोप्रिएटली बुक्स में राइट ऑफ हुआ है। तो ये मेरी कुछ एरिया होती जिसको मैं वेरीफाई करता। और मेरी प्रोसीजर्स क्या होती, इन एरिया में क्या प्रोसीजर्स मैं परफॉर्म करता। तो मैं फिजिकल वेरिफिकेशन करता, मैं इंटरनल इंटरनल कंट्रोल का ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस देखता, ठीक है, उसका वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं, और एग्जिस्ट करता है तो इम्प्लीमेंट एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस देखता। वेदर इन्वेंट्री का राइट ऑफ रिक्विजिट अप्रूवल के साथ हुआ है कि नहीं, एग्जामिनिंग द इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स एंड डिटरमिनिंग वेदर द सेम रिफ्लेक्ट्स द रिजल्ट ऑफ द इन्वेंट्री काउंट। जो इन्वेंट्री काउंट से जो रिजल्ट आया वही एक्चुअली रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं, वो सब चीज़ भी मैं देखूंगा, ठीक है। तो ये सारे के साथ साथ हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। और हमारा जो हमारा जो नंबर आया था दैट वाज 41 एंड प्लस 25 वाज इन एमसीक्यूज, जिसके साथ साथ मुझे 66 नंबर मिले थे। अब कुछ जनरल बातें करते हैं जाते जाते। सो आपका टेक अवे क्या है कि आपको एक इम्पॉर्टेंट टेक अवे है कि आपको एप्लीकेशन पार्ट को बहुत ध्यान से देखना है। कि आप देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें आपको एप्लीकेशन लगाने हैं, ठीक है, कि क्वेश्चन को कैसे अप्लाई होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें के साथ, ये सब चीज़ों को आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे कॉन्सेप्ट्स को अपना अप्लाई करते हो और उसको कैसे कैरी करते हो एग्ज़ाम में। एंड दूसरा बात था कि आपको पॉइंट्स तो याद रखने ही हैं। तीसरा, आपको कॉमन सेंस के साथ आपको कुछ कुछ आंसर, लॉजिक के साथ साथ आंसर करना है। तो ये कुछ टेक अवेज थी आज के वीडियो से। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस। अगर पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन। बाय बाय, थैंक यू सो मच।